नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। एक बार फिर से सुबह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ पल पल की अपडेट्स शेयर कर रहे हैं जो चुनाव देश में हो रहे हैं इस समय और हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं उस पर। तो देश की अगर हम बात करें तो कुछ हॉट सीट्स मानी जा रही थी देश में इस बार, और माहौल इस तरह का कुछ बनाया गया था और रिपोर्ट्स भी इसी तरह की जो थी वो सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड कुछ हॉट सीट्स को लेकर जाने वाली है। अगर हम बात करें तो चुनावों से जस्ट पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, और राम मंदिर का माना जा रहा था कि इन्फ्लुएंस पूरे देश की सीटों पर इस बार होने वाला है। लेकिन राम मंदिर जहां बना है अयोध्या में, जो अयोध्या फैजाबाद वाली सीट है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस समय पीछे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है अयोध्या फैजाबाद जो सीट है वहीं पर। इसके अलावा राम की जब हम बात करते हैं तो जो एक धारावाहिक रामायण आया करता था दूरदर्शन पर, उसमें जो राम का किरदार प्ले किया करते थे अरुण गोविल, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर माने जाते हैं और आज भी उनके जो फैंस हैं और लोगों में जो दर्शक थे रामायण के, उनमें बहुत ज़्यादा उनके लिए सम्मान है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरठ की जो सीट है, लोकसभा सीट, वहाँ से अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। लेकिन जो रुझान अभी हमारे पास आए हैं और जो अंतिम चरण की ओर अब ये रुझान जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है कि अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं वहाँ भी समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका जो प्रदर्शन है इस बार वो काबिल तारीफ रहा है उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश है एक बहुत ही डाइवर्स स्टेट माना जाता है और पॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेट माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता था पहले कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया उसने मानो आधा देश जीत लिया चुनावों में। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट सीट की तो वो है लद्दाख। लद्दाख हिंदुस्तान में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है और साथ ही क्योंकि अभी चुनावों से जस्ट पहले लद्दाख में प्रोटेस्ट्स हुए थे, सोनम वांगचुक जो हैं उन्होंने लीड किया था इन प्रोटेस्ट्स को और आमरण अनशन तक वहाँ पर घोषित कर दी गई थी। जो सोनम वांगचुक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी साथ। तो वहाँ पर एक सीट है लद्दाख में, इस लिहाज से लद्दाख इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर एक लोकसभा सीट है और वहाँ पर इस समय एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो बहुत आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में वैसे तो जो लोकसभा है, लोकसभा में तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव भी इस बार हुए हैं और उपचुनावों के जो रुझान आ रहे हैं उनमें कांग्रेस पार्टी एज पर और लीड लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो लेकिन जो धर्मशाला जो सीट है उस पर सुबह से ही काफ़ी स्लो सब कुछ चल रहा है। जो अपडेट्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो भी बहुत धीरे आ रहे हैं और धर्मशाला में केवल 10 राउंड्स होने थे काउंटिंग के, उसमें से अभी तक 7 ही जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, कंक्लूड हुए हैं। तो हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। अगर हम बात करें लीड की और वोट्स की, तो सबसे पहले धर्मशाला हमें दिखा दीजिए। तो आप देख सकते हैं धर्मशाला में 7 राउंड्स ही अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं और यहाँ पर सुधीर शर्मा जो है उन्होंने लीड ली हुई है, 3842 वोट्स की लीड उनके पास है और देवेंद्र जग्गी सेकंड नंबर पर चल रहे हैं और थर्ड नंबर पर राकेश चौधरी चल रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो राकेश चौधरी का जो वोट पैटर्न है वो नोटिस करना है। क्या हम एक बार वो खोल सकते हैं कि किस राउंड में किसको ज़्यादा वोट्स पड़े हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें फोर्थ राउंड अगर हम खोल सकें, फोर्थ राउंड तक अगर हम देखें तो सुधीर शर्मा और देवेंद्र जग्गी जो हैं वो ज़्यादा वोट ले जा पा रहे थे अपने पाले में और राकेश चौधरी जो थे वो काफ़ी कम वोट्स ले जा पा रहे थे। वहीं अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, सेकेंड राउंड पे अगर हम जाएं तो सेकेंड राउंड में तो राकेश चौधरी को 131 ही वोट सिर्फ पड़े थे और इस राउंड में देवेंद्र जग्गी को सबसे ज़्यादा वोट्स पड़े थे। तो जो शुरू के 4-5 राउंड्स थे उसमें हम कह सकते हैं कि राकेश चौधरी काफ़ी पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद 5th-6th राउंड से जो है ये पिक्चर बदलनी शुरू हुई और कौन सा राउंड है ये? 5th राउंड, 6th राउंड खोलते हैं एक बार।
सिक्स राउंड अगर हम देखें तो सिक्स राउंड में सबसे ज़्यादा वोट राकेश चौधरी को यहाँ पर पड़े और जो वोट्स थे उनके वो बढ़ने शुरू यहाँ से हुए। फिलहाल अगर हम वो फाइनल वाला एक बार अगर हम देखें सेवन्थ राउंड वाला, मतलब जो वो था जहाँ पर दिखा रहे थे कि किसके आगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राकेश चौधरी 6,945 वोट्स पर इस समय हैं और ये सारी बढ़त इन्होंने पिछले 3-4 राउंड्स में ही हासिल की है। तो और देवेंद्र जग्गी जो है वो ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही हैं, जो उनके 4-5 राउंड में जो उनके वोट्स थे वो वहीं पर स्थिर है। तो बालकृष्ण जी मेरे कलीग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि धर्मशाला की सीट पर मुकाबला किस तरह से देखते हैं आप जो चल रहा है अभी। देखिए, धर्मशाला की जो सीट है उसमें अभी 3 राउंड बचे हैं। जो 3 राउंड में जो 7 राउंड तक तो सुधीर शर्मा भी आगे चल रहे हैं, 3800 वोट से करीब आगे चल रहे हैं सुधीर शर्मा ना। और राकेश चौधरी की जो बेल्ट है वो अब खुलना शुरू हुई है, तो राकेश चौधरी को वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो राकेश चौधरी वहाँ पे राकेश चौधरी को 1 वोट पड़ा है और 1 वोट भाजपा को पड़ा है। देवेंद्र जग्गी वहाँ पे कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा, अभी 3 राउंड बचे हैं तो देखते हैं क्या होता है आगे। जी, अगर देखा जाए तो सुधीर शर्मा की लीड 3,842 की है और अभी 3 राउंड्स बाकी है, तो हम कह सकते हैं कि 11-12 हज़ार वोट्स अभी खुलने बाकी हैं। तो अगर यहाँ पर जग्गी कुछ बढ़त करते हैं तो हो सकता है मुकाबला कुछ बराबरी पे आए या उनके फेवर में जाए, नहीं तो ये मुकाबला फिलहाल सुधीर शर्मा के फेवर में। अच्छा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे तो 8वां राउंड भी खुल गया है और सुधीर शर्मा की जो लीड है वो बढ़ गई है। यहाँ पर 4,673 वोट से वो इस समय आगे हो गए हैं। 8वें राउंड में सुधीर शर्मा को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, 2855 वोट यहाँ पर उनको पड़े हैं। जग्गी को 2024 वोट यहाँ पर पड़े हैं और राकेश चौधरी को 1344 वोट यहाँ पर पड़े हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि राकेश चौधरी के जो वोट्स हैं वो हो गए हैं इस समय 8,279। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि अभी जग्गी के फेवर में उतना ज़्यादा इस समय इस पॉइंट पर ये नहीं जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लीड जो है वो डिवाइड हो जा रही है ना राकेश चौधरी। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी जो ये 3 राउंड बचे थे, अब तो 2 राउंड बचे हैं। वहाँ की जो मत पेटियाँ जो भी हैं, ईवीएम खोल रहे हैं या जो भी काउंटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर राकेश चौधरी को तो वोट मिल ही रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को हो रहा है, देवेंद्र जग्गी को कम ही फ़ायदा हो रहा है। 2 राउंड अब बचे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे क्या होता है। हो सकता है कि जो है अभी 10-11 हज़ार वोट हो सकता है, 8-10 हज़ार वोट हो सकता है बचे हों अभी। चलिए, धर्मशाला में अभी 2 राउंड्स बाकी हैं, तो धर्मशाला में क्या होता है हमें थोड़ी देर में परिस्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हम एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले देखेंगे मेरठ जो सीट है, जहां से अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था और उनके नज़र से ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर जो है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा राजनीति की जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं 18,666 वोटों से, और सुनीता वर्मा जो समाजवादी पार्टी से हैं वो आगे चल रही हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में इस ब्रॉडकास्ट की कहा था कि सुनीता वर्मा जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काबिल तारीफ रहा है इन चुनावों में। हम बालकृष्ण जी का इस पर कोट लेंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा था भाजपा का, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर में ही था, राम मंदिर का मुद्दा था। और जो भाजपा के राम हैं, अरुण गोविल जी को, जिनको भाजपा लेके आई थी मेरठ में, टिकट दिया था उनको, वो 18,000 वोट से करीब पीछे चल रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या की अगर हम बात कर लें, जहाँ पे राम मंदिर बना है, जहाँ पे उसकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, वहाँ पे भी अयोध्या से भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कि एनकैश करना चाह रही थी, फ़ायदा लेना चाह रही थी राम मंदिर वाले मुद्दे का। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये राम भक्त की जीत है, लेकिन हम सभी जानते हैं क्रेडिट तो भाजपा कहीं ना कहीं ले रही थी इस चीज़ का। तो मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फ़ायदा उठाना चाह रही थी राम मंदिर वाली चीज़ का, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही नहीं उठा पाई है। इससे मुझे याद आया, हम एक बार अयोध्या वाली जो सीट है फैज़ाबाद, वो एक बार चेक करते हैं। जी, यहाँ पर भी देखिए, अयोध्या जो सीट है फैज़ाबाद, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी 8,512 वोटों से आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, वो पीछे चल रहे हैं।
तो क्या कहेंगे बालकृष्ण जी, पूरे देश में फायदा उठाना था, ये तो यूपी में पीछे रह गए। हाँ, यूपी में पीछे रह गए, भाजपा बहुत पीछे है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी सीधी टक्कर दिख रही है यूपी में, जहाँ पे 37 या 38 सीटों पर भाजपा है चल रही है, और दूसरी तरफ 34 से 35 सीटों पर अखिलेश यादव आ गए हैं, समाजवादी पार्टी आ गई है। तो ये तो भाजपा और समाजवादी की पार्टी की सीधी सीधी टक्कर हो गई है यूपी में। और सबसे बड़ी बात ये, आप ये देखिए, ये आंकड़े देखिए, 34 पे बीजेपी और नीचे हो गई है, एसपी एक सीट और आगे हो गई है, 35 सीट पर बीजेपी एसपी आ गई है और बीजेपी 34 सीट पर आ गई है। तो इससे साफ दिख रहा है कि राम मंदिर वाला मुद्दा तो भाजपा का चला ही नहीं। और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भाजपा को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में नुकसान हुआ है, हरियाणा में नुकसान हुआ है। हम उन स्टेट्स पर भी आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। दूसरे प्रदेशों में वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने। लेकिन जैसा कि हमें स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी से पीछे इस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हो गई है। क्योंकि हमने अखिलेश यादव की बात की, तो हम एक बार अखिलेश यादव वाली जो सीट है कन्नौज, वहां पर भी एक बार जाएंगे, क्योंकि कुछ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि अखिलेश यादव इस बार हार रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अखिलेश यादव 3,24,000 79 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और 86,558 वोट से वो आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। तो अखिलेश यादव ने जो है कहीं ना कहीं खुद को प्रूव किया है इस चुनाव में, हम कह सकते हैं ये बात। और जो एक्सपीरियंस और जिस परिवार से वो आते हैं, मुलायम सिंह के वो पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने वो समझ रखते हैं उत्तर प्रदेश की, खास तौर पर राजनीति किस तरह से करनी है, वो इस चीज़ की समझ बखूबी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा कि जो है भाजपा का सबसे बड़ा आरोप ये था कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो कार सेवकों पर गोलियाँ चलाई थी। लेकिन यहाँ पे तो वो एकदम उल्टा हो रहा है। इस बार जनता तो समाजवादी पार्टी को बहुमत देती हुई दिख रही है साफ तौर पर। तो ये मुद्दा भाजपा का इस बार चला नहीं। भले ही राम मंदिर भाजपा ने बनवाया, राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जीते, जो भी हुआ हो, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा ज़्यादा वोट लेती दिख नहीं रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बालकृष्ण जी ने हाईलाइट किया है कि भारतीय जनता पार्टी को ये तो लग ही रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर बनवाने का वो क्रेडिट लेकर कुछ वोट अपने हिस्से में करेंगे। लेकिन साथ ही मुलायम सरकार जो उस समय की थी, जब कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात की जाती है, तो समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर उस समय थे, लेकिन समाजवादी की पार्टी के तो पक्ष में होता हुआ यहाँ पर मतदान हमें नज़र आ रहा है। जो काउंटिंग है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है और 35 सीट्स यहाँ पर, 80 सीट्स टोटल है उत्तर प्रदेश में, उसमें से 35 सीट्स पर समाजवादी पार्टी इस समय आगे है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन क्योंकि जो अजम्पशंस लगाए जा रहे थे, जो अनुमान लगाए जा रहे थे, वो कुछ इस तरह के थे कि बीजेपी लैंडस्लाइड वन साइडेड ले जाएगी चीज़ें उत्तर प्रदेश में स्पेशली। अगर हम बात करें अब दूसरा हम बात करते हैं लद्दाख वाली सीट की एक बार जी। तो लद्दाख में प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुए और यहाँ पर केवल एक सीट है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम दर्शकों आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर है। लद्दाख के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर एक मैसेज यहाँ पर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया है। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट के मोहम्मद हनीफा हैं, जो 27,997 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या हुआ है लद्दाख? देखिए, लद्दाख में कई तरह की मोदी सरकार की योजनाएं थी कि जैसे लद्दाख को, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लेता हूँ, जैसे राजत्व देने का उनका पूर्ण राजत्व देने का था। जम्मू कश्मीर में 370 वाले मुद्दे थे जो भी थे, और लद्दाख के भी कई मुद्दे ऐसे थे जो सोनम वांगचुक जब उन्होंने प्रदर्शन किया वहाँ पे तो उन्होंने उठाए थे। तो हो सकता है उसका नुकसान भाजपा को हुआ हो। भाजपा ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो लद्दाख के जो ज़मीनी मुद्दे थे, भाजपा उन पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसका नुकसान भाजपा को हो रहा है। जी देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा होता नजर आया है, कह सकते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में हुई प्रोटेस्ट को इग्नोर किया, उसी तरह अभी लद्दाख ने उनके प्रत्याशी को इग्नोर कर दिया है यहाँ पर।
बिल्कुल बिल्कुल उनके प्रत्याशी को इग्नोर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस का प्रत्याशी है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट भाजपा से ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके अलावा हम एक और सीट में चाहूंगी डिस्कस करें, वो रविंद्र सिंह भाटी की सीट है। जो रविंद्र सिंह भाटी की सीट है उसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई नेशनल मीडिया में, बहुत इस सीट पर डिस्कशन किए गए। बड़े बड़े पत्रकार जो हैं बाड़मेर पहुंचे थे इस बार और उन्होंने वहां जानने की कोशिश की थी कि इस तरह की मैसिव भीड़ कैसे जुटा पा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। तो रविंद्र सिंह भाटी की जो सीट है वो हम यहाँ पर खुल रही है, उसका हम वेट करते हैं। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उनमें भाटी पीछे चल रहे हैं, तो ये भी एक तरह का इस बार जो चुनाव हुए हैं उनमें जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी विपरीत हैं एग्जिट पोल्स के और जो पहले इवन ओपिनियन पोल्स के, क्योंकि सब कुछ बाड़मेर में जो था उनके फेवर में नज़र आ रहा था उस समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रविंद्र भाटी लगभग 40,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो हम राजस्थान से अभी आगे चलते हैं, हरियाणा का रुख एक बार कर लेते हैं। बालकृष्ण जी, हम एक बार हरियाणा में इस समय क्या पोजीशन है? हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं और 6 सीटें कांग्रेस ले जाती हुई यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और बीजेपी के खेमे में 4 सीटें आ रही हैं। क्या कहेंगे आप बालकृष्ण जी हरियाणा की स्थिति पे? हरियाणा में तो साफ सी बात है, जो मनोहर लाल खट्टर को जैसे इन्होंने हटाया उसका नुकसान इनको भाजपा को देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे कई ऐसे टिकट हैं जो भाजपा ने लास्ट टाइम पे बदले हैं, जैसे विजेंदर सिंह थे बॉक्सर, उनका टिकट लास्ट टाइम पे बदला गया, उसका नुकसान भाजपा को साफ तौर पर दिखता है। कहीं आपको लगता है रेसलर्स वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था? बिल्कुल, रेसलर्स वाला जो प्रोटेस्ट था उसका बहुत नुकसान हो रहा है भाजपा को हरियाणा में। वहाँ पे जो है ऐसा जनता को ऐसा लगा कि जो है उस मुद्दे पर भाजपा कुछ सही कर नहीं पाई। हम हालांकि अभी भी एनडीए ही आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि चुनाव जो वन साइडेड ले जाने की बात की जा रही थी, 400 पार की जो बात की जा रही थी, अब वो स्ट्रेटेजिक उनका नारा था कि 400 पार की बात कर देंगे तो विपक्ष जो है बिजी हो जाएगा 400 पार वाली चीज़ को डिफेंड करने में और ये सब करने में, वो अलग बातें हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स में भी कुछ एग्जिट पोल्स ने तो 400 पार एनडीए का दिखा ही दिया था, पर वो यहाँ होता नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा हम चंडीगढ़ एक बार अगर चले तो चंडीगढ़ की क्या स्थिति है वो हम देखते हैं। यहाँ पर मनीष तिवारी जो हैं कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं लगभग 5,000 वोट से। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेकंड नंबर पर चल रही है। पंजाब एक बार अगर हम देख लें, पंजाब में कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, तो पंजाब में टोटल 13 सीटें हैं और कांग्रेस यहाँ भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई तो कोई सीट नहीं नज़र आ रही है। और जालंधर में चन्नी जो हैं वो अपनी सीट पर ऑलरेडी विनर घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिल रहे हैं 3 सीटें और शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। साथ ही 2 इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी हैं वो भी आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कोई सीट नहीं मिल रही है। उत्तराखंड हम एक बार देखेंगे क्योंकि उत्तराखंड भी वो प्रदेश है जहाँ पर एग्जिट पोल्स ने क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहें कि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी और उसकी साथी पार्टियों को दिया था। तो यहाँ पर एग्जिट पोल सही साबित होता नजर आ रहा है। यहाँ पर 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और अगर हम वापस हिमाचल प्रदेश का रुख एक बार करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की 4 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम मार्जिन अगर एक बार चेक करना चाहें तो हम सबसे पहले कंगना रनौत वाली सीट का मार्जिन चेक करना चाहेंगे। मंडी से कंगना रनौत ने इस बार चुनाव लड़ा है विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ। मंडी से इनकम्बेंट सांसद जो थी वो विक्रमादित्य की मदर प्रतिभा सिंह थी। कंगना रनौत 72,000 के करीब मार्जिन से आगे चल रही हैं विक्रमादित्य से इस समय। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जीत ही चुके हैं, 1,75,000 से ऊपर उनका मार्जिन है। सतपाल रायजादा को टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी से हमीरपुर से।
और अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला हालांकि सुबह जो रुझान आ रहे थे, शुरुआती रुझानों में विनोद सुल्तानपुरी आगे चल रहे थे, लेकिन अंत में जो हुआ वो ये हुआ कि सुरेश कुमार कश्यप भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की उन्होंने, और उनका जो मार्जिन रहा वो 79,000 से ऊपर रहा। कांगड़ा की अब अगर हम एक बार बात कर लें, तो कांगड़ा में डॉक्टर राजीव भारद्वाज 2,47,000 से ऊपर वोटों से जो है जीतते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आनंद शर्मा, जिनको एकदम अंतिम अंत में आकर टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने, वो यहाँ पर हमें हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इस समय की जो परिस्थिति है वो हमने आपके साथ यहाँ पर साझा की है। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर हमें बताइए कि कौन से उपचुनावों में, हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर किसका जीतना आपके हिसाब से तय है, और किसे जीतना चाहिए? अगर वो नहीं भी जीत रहे हैं तो किसे जीतना चाहिए, और क्या कारण आपको लगता है कि राजेंद्र राणा जैसे जो दिग्गज हैं वो अपनी सीट एक तरह अभी हार चुके हैं यहाँ पर? तो आप जुड़े रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। पल पल की अपडेट्स हम आपके साथ आगे भी शेयर करते रहेंगे, और अपनी राय और आपके सवाल जो भी आपके मन में है वो हमारे साथ कमेंट्स में साझा ज़रूर करिए।